हॉस्पिटल के उस कमरे में एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। दक्ष और आरव काफी देर तक बिना कुछ बोले वहां खड़े रहे। अहाना के चेहरे पर जो निराशा थी उसे देखकर अचानक दोनों को याद आया कि जब मायरा ने इतनी जोर से चीख मारी थी तब अहाना ने तो सच में अपनी एक उंगली तक नहीं हिलाई थी। क्या उन्होंने उसे गलत समझ लिया था? मायरा ने रोते हुए कहा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। माहौल को शांत देखकर वो और जोर से रोने लगी। दक्ष भाई, आरव, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। इस बार उसके आंसू असली थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस चुड़ैल अहाना ने उसके साथ क्या जादू टोना कर दिया था, लेकिन उसकी पूरी बॉडी सुन पड़ गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई लगातार सुइयां चुभो रहा हो। दर्द सच में बहुत भयानक था। एक तरफ मायरा जोर जोर से रो रही थी और दूसरी तरफ अहाना अपने हाथ को देख रही थी, जहां उंगलियों के लाल निशान अभी तक मिटे नहीं थे। फिर उसने अपना हाथ उठाया और बिना कुछ सोचे मायरा के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। चटाक! थप्पड़ इतना जोरदार था कि मायरा साइड में लड़खड़ाई और एक बार फिर जमीन पर गिर पड़ी। अहाना ने एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, ये लो, मैंने तुम्हारा उधार चुका दिया। उसने बिना किसी पछतावे के उसे देखा। इस देश में ऐसा कौन था जो ये नहीं जानता था कि अहाना छोटे से छोटे नुकसान का भी बदला लिए बिना नहीं छोड़ती। आरव ने गुस्से में भड़कते हुए कहा, अहाना, तुम अपनी हदें पार कर रही हो। वो सबसे पहले इस झटके से बाहर आया था। मायरा ने अपनी आंसुओं से भरी आंखों से देखते हुए कहा, आरव, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वो बहुत ही कमजोर और बेचारी लग रही थी। आरव ने मायरा को अपनी बाहों में उठाते हुए कहा, मायरा, तुम डरो मत, मैं तुम्हें अभी डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। उसके चेहरे पर मायरा के लिए साफ दर्द दिख रहा था। कमरे से बाहर निकलने से पहले उसने पलटकर अहाना की तरफ देखा और कठोर आवाज में बोला, तुमने कल सब कुछ देख ही लिया है तो मैं तुम्हें सीधे सीधे बता देता हूँ, मैं मायरा से प्यार करता हूँ और जहां तक हमारी सगाई की बात है तो तुम्हें ये तोड़नी ही पड़ेगी, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। इतना कहकर उसने जोर से दरवाजे को धक्का दिया और दरवाज़ा तेज आवाज के साथ बंद हो गया। दक्ष ने बाहर जाते जाते ताना मारते हुए कहा, आरव और मायरा सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अगर तुम आरव के पीछे ऐसे ही पड़ी रहोगी तो आखिर में सिर्फ अपनी ही बेइज्जती करवाओगी। और वो भी उनके पीछे पीछे कमरे से बाहर चला गया। अपनी बेइज्जती? अहाना ने बेड पर बैठते हुए एक हल्की सी हंसी हंसी, लेकिन उसी वक्त इस शरीर के असली मालकिन की यादों से जुड़ी एक गहरी उदासी और बेचारगी की लहर उसके अंदर उठने लगी। एक वक्त था जब दोनों परिवारों के बड़ों ने मिलकर इस सगाई को तय किया था और वो कॉन्ट्रैक्ट खुद आरव के दादाजी ने अपने हाथों से लिखा था। अहाना को आज भी उस कॉन्ट्रैक्ट के शब्द याद थे। दो परिवारों का मिलन, एक ऐसा बंधन जो जिंदगी भर साथ निभाएगा। चाहे जिंदगी हो या मौत, हम बंधे हुए हैं और बुढ़ापे तक साथ रहेंगे। लेकिन अब ये सब सिर्फ एक मजाक बनकर रह गया था। अहाना ने अपने सीने पर हल्का सा हाथ रखते हुए खुद से कहा, ऐसे इंसान के लिए रोना बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है, और वैसे भी इस दुनिया में प्यार मोहब्बत के अलावा भी बहुत कुछ है। फिर उसने एक गहरी सांस ली, जैसे कि वो खुद, जिसके अंदर एक पुरानी दुश्मनी और हिसाब चुकता करने का एक बड़ा पहाड़ था। ये मुंबई शहर बहुत बड़ा था और यहाँ पावर का गेम बहुत खतरनाक था। अगर उसे अपने लिए कोई रास्ता बनाना था तो उसे अपनी रिकवरी के साथ साथ छुपकर अपनी ताकत भी बढ़ानी होगी। अहाना ने एक गहरी सांस ली, ब्लैंकेट साइड में फेंका और बेड से नीचे उतर गई। कमरे के कोने में खड़ी दो नर्सें, जिन्होंने अभी अभी उसकी बहादुरी देखी थी, अब आगे आने की हिम्मत नहीं कर पा रही थीं। हालांकि उनका एटीट्यूड अभी भी इग्नोर करने वाला था, उनकी आंखों में अहाना के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। उनके लिए अहाना अभी भी एक ऐसी लड़की थी जिसकी कोई औकात नहीं थी और जिसे कोई भी आसानी से कुचल सकता था। इस दुनिया में ऐसे लोग हमेशा होते हैं जो गरीब को दबाते हैं और अमीरों के तलवे चाटते हैं, लेकिन एक दिन वो फिर से टॉप पर खड़ी होगी। अहाना ने बिना पीछे मुड़े उस वार्ड से बाहर कदम रखा। कॉरिडोर से गुजरते हुए वो एक वीआईपी स्वीट के पास से निकली। अंदर उसने कुछ जाने पहचाने चेहरे देखे, उसके पिता संजय, उसका सगा भाई दक्ष और उसका मंगेतर आरव। वो सब मायरा के बेड के आसपास खड़े थे और बहुत ही टेंशन में डॉक्टर को उसका चेकअप करते हुए देख रहे थे। मायरा को रिलैक्स फील कराने के लिए हर कोई उसे हंसाने की कोशिश कर रहा था और बहुत ही प्यार से उसकी देखभाल कर रहा था। सच ही कहा है, जो बच्चा रोता है उसी को मिठाई मिलती है। अहाना ने मुंह बनाते हुए एक हल्की सी स्माइल दी और वहां नहीं रुकी। जल्द ही वो हॉस्पिटल के मेन गेट पर पहुंच गई। सड़क किनारे खड़ी होकर जब वो कैब बुक करने की कोशिश कर रही थी तब अहाना को एक प्रॉब्लम रियलाइज हुई। उसने अभी भी हॉस्पिटल का गाउन पहना हुआ था। ये सोचकर कि इसके पास तो किराया देने के लिए पैसे नहीं होंगे, कोई भी टैक्सी वाला उसके लिए रुकने को तैयार नहीं था। अब वो वापस अंदर तो नहीं जा सकती थी। अहाना ने हल्की सी त्योरियां चढ़ाईं और सोचने लगी,
वहीं कुछ दूरी पर पेड़ की छांव में खड़ी एक ब्लैक लग्जरी कार की बैक सीट पर बैठे एक आदमी ने खिड़की से बाहर देखा तो उसकी नज़र सड़क पर खड़ी अहाना पर पड़ी। लड़की काफ़ी स्लिम थी। वो ओवरसाइज्ड हॉस्पिटल गाउन उस पर काफ़ी लूज लग रहा था, जिससे उसकी कॉलर बोन्स और एकदम गोरी स्किन साफ नजर आ रही थी। उसकी लंबी और खूबसूरत गर्दन किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती थी। थोड़ा और ऊपर देखने पर उस लड़की का फेस एकदम फ्लॉलेस और परफेक्ट था, जिसकी आंखें एकदम ब्राइट थीं। उसके घने काले बाल उसकी कमर तक आ रहे थे। जैसे ही हवा चली उसके बाल हल्के से उड़े, जिससे वो किसी परी जैसी लग रही थी जो गलती से इंसानी दुनिया में आ गई हो। इतनी खूबसूरत कि यकीन करना मुश्किल था। खास तौर पर उसकी वो आंखें एकदम शीशे की तरह क्लियर, लेकिन उनमें एक ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड था जो दुनिया को अपने नीचे समझता हो। वो आंखें सीधे दिल में उतर जाने वाली और अनफर्गेटेबल थीं। उसका पूरा वाइब और ग्रेस इतना क्लासी था कि कोई भी उसे देखकर बस देखता ही रह जाए। उस आदमी की उंगलियां हल्की सी कांपी और उसकी गहरी शार्प आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उस आदमी ने एक अजीब सी बेचैनी के साथ मन ही मन सोचा, ये तो एकदम उसकी जैसी दिखती है। उसने अपनी नज़रें एकदम अहाना पर टिका दी, जैसे वो उसमें कुछ ढूंढ रहा हो। प्रफुल्ल, जो कि ड्राइवर सीट पर था, उसने पीछे मुड़कर देखा कि उसका बॉस किसी चीज़ को एकदम घूर रहा है और ख्यालों में खोया हुआ है। ये सच में काफ़ी अजीब था। इस दुनिया में आखिर ऐसी क्या चीज़ थी जो उसके बॉस को इतना इंटेंस कर सकती थी और उन्हें अपने नॉर्मल बिहेवियर से अलग रिएक्ट करने पर मजबूर कर सकती थी। प्रफुल्ल ने भी अपने बॉस की नज़रों का पीछा किया और तुरंत अहाना को देखा, जो सड़क किनारे कैब पकड़ने में स्ट्रगल कर रही थी। रीज़न एकदम सिंपल था। अहाना का लुक कुछ ज़्यादा ही आउटस्टैंडिंग था। एक बोरिंग से हॉस्पिटल गाउन में भी उसकी नेचुरल ब्यूटी इतनी डैज़लिंग थी कि उसे इग्नोर करना इम्पॉसिबल था। प्रफुल्ल ने एक गहरी सांस लेते हुए शॉक में पूछा, बॉस, आप कहीं उस गूंगी लड़की को तो नहीं देख रहे ना? वो संजय राठौर की छोटी बेटी अहाना है। इस पूरे शहर में सब जानते हैं कि उसके कैरेक्टर में इश्यूज हैं। एकदम ग्लूमी, अजीब और अनप्लेजेंट सी है। वो हमेशा उनकी अडॉप्टेड बेटी मायरा को बुली करती रहती है। अथर्व ने अपनी डीप और इम्प्रेसिव आवाज में उन दो शब्दों को रिपीट करते हुए कहा, अहाना। उसकी आवाज में एक हल्का सा लेकिन काफी मीनिंगफुल टोन था। प्रफुल्ल बस हाँ में सिर हिलाने ही वाला था कि तभी अथर्व ने एकदम चिल और शांत टोन में कहा, गाड़ी उस तरफ लो। प्रफुल्ल ने हैरानी से सोचते हुए खुद से कहा, उस तरफ लो? ये जानने के बाद भी कि उस लड़की की रेप्यूटेशन इतनी खराब है, बॉस फिर भी उसके पास जाना चाहते हैं। हालांकि प्रफुल्ल अंदर ही अंदर एकदम शॉक में था, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने बॉस के ऑर्डर को मना कर सके। वो लग्जरी कार धीरे धीरे आगे बढ़ी और सीधे अहाना के सामने आकर रुक गई। अहाना हल्की सी चौंक गई। कार का दरवाज़ा ऑटोमेटिकली खुला और बैक सीट पर बैठा एक लंबा स्लिम सा फिगर नजर आया। साइड से देखने पर उस आदमी की पीठ एकदम सीधी थी। उसके हर एक जेस्चर से एक अलग ही रॉयल्टी और एलिगेंस झलक रही थी। वो किसी ऐसे इंसान की तरह लग रहा था जो बस दूर से एडमायर करने के लिए बना हो, जिसके साथ कोई पंगे लेने की सोच भी नहीं सकता। जैसे ही अहाना उसे ऑब्जर्व कर रही थी, उस आदमी ने धीरे से अपना सिर घुमाया। अहाना की नज़रें सीधे उसके बेहद हैंडसम चेहरे पर पड़ी। उसके फीचर्स किसी परफेक्ट पेंटिंग जैसे थे और उसकी बोन स्ट्रक्चर एकदम किलर थी। उसकी वो मेस्मराइजिंग आंखें ऐसी लग रही थी जैसे उनमें बहुत सारा प्यार छुपा हो, जिसे देखकर किसी के भी दिल की धड़कन रुक जाए। लेकिन अगर कोई और गहराई से देखे तो वो एकदम गहरे रुके हुए पानी की तरह थी, हद से ज़्यादा डेंजरस। अहाना की आंखों में एक पल के लिए हैरानी दिखी। हालांकि उसने लाइफ में बहुत से लोगों को देखा था, लेकिन उसने पहले कभी किसी के अंदर इस तरह का ऑरा फील नहीं किया था। वो इतना डैज़लिंग लग रहा था कि उसे सीधे देखना भी मुश्किल था। ये बंदा सच में एक मास्टरपीस था, एकदम फ्लॉलेस और परफेक्ट। लेकिन अहाना की त्योरियां चढ़ गईं। उस आदमी की नज़रें उसे पर फिक्स थीं, एकदम डीप और अनरीडेबल, जिसमें एक अजीब सी इंटेंस वाइब आ रही थी, जैसे वो उसे स्कैन कर रहा हो। अहाना ने बिना डरे उसकी आंखों में सीधा देखते हुए एकदम कोल्ड टोन में कहा, क्या तुम्हारा मुझे घूरना हो गया? ड्राइवर सीट पर बैठा प्रफुल्ल तो शौक के मारे अपनी आंखें फाड़े देख रहा था। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। प्रफुल्ल ने शौक में मन ही मन सोचा, इस गूंगी लड़की की बॉस से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उसके बॉस जरा भी गुस्से में नहीं लग रहे थे। अथर्व ने अपने होठों पर एक स्मर्क लाकर अहाना की तरफ इशारा किया और एकदम कूल अंदाज में कहा, अंदर बैठो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। जब अहाना राठौर फैमिली के विला में वापस लौटी तो उसने देखा कि अंदर का माहौल काफी चिल और खुशनुमा था। मायरा, जिसका चेकअप हो चुका था और वो बिल्कुल ठीक थी, अहाना से एक कदम पहले ही घर पहुंच चुकी थी। उस वक्त वो संजय और दक्ष के साथ बैठकर आराम से डिनर कर रहे थे। अहाना के अंदर घुसने से पहले ही उसे अंदर से संजय की फिक्र भरी आवाज सुनाई दी। संजय ने बहुत ही प्यार से कहा,
मायरा बेटा, इधर आओ, तुम अभी अभी हॉस्पिटल से आई हो, ये बोन सूप पियो, इससे तुम्हें ताकत मिलेगी, वो उसकी तरफ सूप का बाउल बढ़ाते हुए बोला। मायरा ने बड़ी ही मासूमियत से कहा, थैंक यू डैड। उसने सूप लेते हुए एक बहुत ही स्वीट सी स्माइल दी। इस तरह का परफेक्ट फैमिली वाला ड्रामा पुरानी आहाना के सामने न जाने कितनी बार हो चुका था। ये साफ तौर पर उसका अपना घर था, लेकिन उसे कभी ऐसा फील नहीं हुआ। ये साफ तौर पर उसके अपने परिवार वाले थे, लेकिन उनके बर्ताव से ऐसा कभी नहीं लगा। आहाना ने एक गहरी सांस ली, अपने अंदर उठ रहे उस अकेलेपन के एहसास को दबाया जो असल में उसका था ही नहीं, और विला के अंदर कदम रखा। मायरा की नजरें बहुत तेज थी, उसने तुरंत आहाना को देख लिया। मायरा ने नखरे दिखाते हुए संजय से कहा, डैड, मेरे पैर में बस हल्की सी मोच आई थी और डॉक्टर ने भी कह दिया कि मैं एकदम ठीक हूँ, तो आप टेंशन मत लीजिए। दूसरी तरफ आहाना की हालत ज्यादा खराब है, वो तो कल पानी में भी गिर गई थी ना। उसकी आंखों में एक चालाकी भरी चमक थी। उसका ये बात न छेड़ना ही बेहतर होता, क्योंकि जैसे ही उसने ये कहा, संजय का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। संजय ने भड़कते हुए कहा, मनहूस लड़की का नाम मेरे सामने मत लो। मेरी कोई ऐसी बेटी नहीं है जिसका दिल इतना काला हो। अगर उसने इतनी घटिया हरकत ना की होती तो मायरा, तुम सीढ़ियों से नीचे नहीं गिरती। ऐसी लड़की को घर में रखने का क्या फायदा? अच्छा होता अगर वो बाहर ही कहीं मर जाती। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। आहाना, जिसने अभी अभी अंदर कदम रखा था, एक पल के लिए वहीं रुक गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर बहुत जोर से मुक्का मारा हो। वो साफ महसूस कर सकती थी कि इस शरीर की असली मालकिन की बची खुची यादें दर्द से तड़प उठी थी। मैंने आखिर क्या गलत किया था? क्यों मेरे अपने खून के रिश्ते मुझसे इतनी नफरत करते हैं कि वो मेरे मरने की दुआ मांग रहे हैं? इस दर्द भरी पुकार के बाद वो यादें हमेशा के लिए शांत हो गईं। आहाना ने धीरे से एक आह भरी। उसका दिल बैठ सा गया था और उसने अपने मन में फुसफुसाते हुए कहा, पागल लड़की, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। ये लोग तुम्हें डिजर्व ही नहीं करते। विला के अंदर एक नौकर ने आहाना का उतरा हुआ चेहरा देखा और अचानक चिल्लाया, अरे, मिस वापस आ गई हैं। राठौर फैमिली में असल में 3 बेटे और 1 बेटी थी। आहाना चौथे नंबर पर थी। नौकर की आवाज सुनकर संजय की नजर उस पर पड़ी। संजय ने गुस्से से अपने चम्मच टेबल पर पटके और मुड़ते हुए चिल्लाया, बदतमीज लड़की, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि घर वापस आने पर बड़ों को ग्रीट खसे करते हैं? क्या तुम बोलना भूल गई हो? क्या तुम्हारी आंखों में मेरे लिए कोई रिस्पेक्ट बची भी है? आहाना ने खुद को रिलैक्स किया, अपने कपड़ों से न दिखने वाली धूल झाड़ते हुए एकदम कैजुअल टोन में कहा, ओह नहीं। इस शरीर के अंदर जो थोड़ा बहुत बाप बेटी का प्यार बचा था, वो संजय की अभी की बातों से पूरी तरह खत्म हो चुका था। ऐसे बाप की परवाह करना आहाना के बस की बात नहीं थी। उसका ये सीधा सा जवाब सुनकर संजय गुस्से से फटने वाला हो गया। संजय ने आग बबूला होते हुए कहा, बागी लड़की, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपने ही बाप को पलटकर जवाब दे रही हो? क्या कोई ऐसा काम नहीं है जो तुम नहीं कर सकती? आहाना ने अपना सिर घुमाया। उसकी साफ आंखें सीधे संजय पर टिकी थी। आहाना ने एक ठंडी स्माइल देते हुए तंज कसा, बहुत कुछ है। कम से कम मैं वो काम नहीं करती जिससे मेरा ज़मीर मर जाए, और ना ही मैं सच देखने से अंधी होती हूँ। संजय ने दांत पीसते हुए कहा, तुम? भला संजय उसके ताने को कैसे नहीं समझता। वो अचानक अपनी जगह से खड़ा हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, तुम्हारे पर निकल आए हैं और तुम्हारी हिम्मत भी बहुत बढ़ गई है। तुम खुलेआम मुझे चैलेंज कर रही हो। भूलना मत, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मुझे तुम्हें सीधा करने का पूरा हक है। इतना कहकर संजय ने पास खड़े नौकर पर चिल्लाते हुए कहा, जाओ मेरा कोड़ा लेकर आओ। नौकर तेजी से भागा और जल्द ही एक लकड़ी का बॉक्स लेकर हाजिर हुआ। जब बॉक्स खुला तो अंदर एक एकदम काला चमकता हुआ लंबा कोड़ा रखा था, जिसमें नुकीले कांटे लगे थे। ये वही कोड़ा था जो पुरानी आहाना पर तब इस्तेमाल किया गया था जब मायरा ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाया था। बिना कोई सफाई मांगे संजय ने उसे इतनी बेरहमी से पीटा था कि वो पूरे 1 महीने तक चल भी नहीं पाई थी। उस पूरे महीने वो बच्ची हर रात रोती रही, जब तक कि उसका दिल पत्थर नहीं हो गया और उसने अपने परिवार से सारी उम्मीदें नहीं छोड़ दी। भले ही वो लड़की अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उस कोड़े को देखकर शरीर का जो रिएक्शन था वो अभी भी डर और दर्द से भरा हुआ था। संजय ने जोर से उस कोड़े को जमीन पर मारा, जिससे एक भारी आवाज गूंजी। संजय ने आहाना को घूरते हुए धमकाया, बागी लड़की, घुटनों पर बैठ, या तो मैं अपने हाथ से अपने बच्चों को सीधा करने वाला कोड़ा निकालूं, या फिर तुम्हें इतना मारूं कि तुम्हें तुम्हारी औकात याद आ जाए। मायरा के मन में अभी भी आहाना के उस थप्पड़ की खुन्नस भरी हुई थी जो उसने हॉस्पिटल में मारा था। संजय को फैमिली लॉ निकालते देखकर वो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी, लेकिन बाहर से उसने टेंशन लेने का नाटक किया। मायरा ने बीच बचाव करते हुए बहुत ही मीठी आवाज में कहा, डैड प्लीज गुस्सा मत होइए, ये सब मेरी गलती है। अगर मैं कल रात गलती से सीढ़ियों से ना गिरती, जिसकी वजह से आहाना का बर्थडे खराब हुआ और वो पानी में गिर गई, तो वो अपने खराब मूड की वजह से आपको पलटकर जवाब नहीं देती।
ये बातें उसने बहुत ही चालाकी से बोली थी, जिससे वो खुद एकदम महान लग रही थी और अहाना के खिलाफ सबका गुस्सा और भड़क रहा था। जैसा उसने सोचा था, संजय का दिल मायरा के लिए पिसीज गया। संजय ने मायरा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम बहुत ही अच्छी बच्ची हो जो हमेशा दूसरों की गलती अपने सिर ले लेती हो। तुम टेंशन मत लो, डैड आज तुम्हें इंसाफ दिलाकर रहेंगे। इंसाफ? इस शब्द को सुनकर अहाना धीरे से हंसी। अहाना ने सवाल करते हुए कहा, इंसाफ का मतलब सच और फैक्ट्स को इग्नोर करना होता है। पहले मुझे मुजरिम मान लेना और फिर मार पीट कर मुझसे जबरदस्ती सच उगलवाना। अगर बाद में पता चला कि आपने मेरे साथ गलत किया है तो आप इसकी भरपाई कैसे करेंगे? ये सवाल वो उस छोटी बच्ची की तरफ से कर रही थी। अगर आपने मेरे साथ गलत किया है तो आप इसकी भरपाई कैसे करेंगे? कल रात एक जिंदा जिंदगी खत्म हो गई, उसकी भरपाई भला कौन कर सकता है? उसके शब्द भले ही हल्के थे, लेकिन उनका वजन किसी पहाड़ से कम नहीं था। संजय एकदम सुन रह गया। पुरानी अहाना मुश्किल से ही कभी बोलती थी और घर में एक भूत की तरह इनविजिबल रहती थी। ये पहली बार था जब उसने इतने तीखे और करारे शब्द बोले थे, जिसने संजय की बोलती बंद कर दी थी। इस पॉइंट पर दक्ष से और बर्दाश्त नहीं हुआ। दक्ष ने चिढ़ते हुए कहा, उस वक्त सीढ़ियों पर सिर्फ तुम और मायरा ही थे। अगर तुमने उसे धक्का नहीं दिया तो क्या वो खुद ही नीचे कूद गई थी? ये सुनते ही संजय का गुस्सा फिर से भड़क उठा। संजय ने चिल्लाते हुए कहा, बदतमीज लड़की, घुटनों पर बैठ। उसने कोड़ा हवा में लहराया और अहाना की तरफ तेजी से बढ़ा। अहाना ने अपनी पलकें तक नहीं झपकाईं। अहाना ने एकदम ब्लैंक फेस के साथ कहा, आ जाओ, मैं यहीं खड़ी हूं, मारो मुझे, और हाँ, इतना मारना कि मेरी जान ही निकल जाए। उसका अपना असली बाप एक वॉरियर था, आसमान का हीरो, देश की शान। कम से कम इस दोगले और घटिया इंसान जैसा तो बिल्कुल नहीं था, जिसे सही गलत की कोई पहचान नहीं थी। ये इंसान बाप कहलाने के लायक ही नहीं था। अहाना की बातों से प्रवोक होकर संजय बस कोड़ा नीचे मारने ही वाला था। तभी दरवाजे से एक बहुत ही साफ और गहरी आवाज आई। वो आवाज बहुत ही अट्रैक्टिव और कानों को सुकून देने वाली थी, लेकिन उसमें एक बहुत ही डार्क और मजाकिया टोन भी था। मिस्टर राठौर अपनी बेटी को सुधारने में कुछ ज्यादा ही बिजी लग रहे हैं। लगता है मैं गलत टाइम पर आ गया हूँ। सबने आवाज की तरफ अपना सिर घुमाया। मेन गेट पर लाइट के ऑपोजिट एक लंबा सा फिगर अंदर आ रहा था। जैसे जैसे वो पास आया, उसका शार्प एंड हैंडसम चेहरा किसी शैतान की तरह अट्रैक्टिव लग रहा था। उसकी उन नशीली आंखों में एक ऐसी आधी अधूरी स्माइल थी जो किसी को भी एक ही नजर में अपना दीवाना बना सकती थी। संजय वहीं फ्रीज हो गया। संजय, हकलाते हुए कहा, अथर्व।